ओके। तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी को दिल की गहराइयों से हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो आप सबका एग्जाम्स आ रहा है, तो इसके लिए तो हम आपको गुड लक बोलना चाहेंगे। और साथ ही साथ सबका टारगेट होगा सर 75 में 75 लाना है। और सर मैंने अभी तक क्लासेस भी नहीं किया है, बट सर अब लास्ट टाइम पे क्या करें। मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके वन ऑफ द बेस्ट आपके लिए करने का। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए शुरू करते हैं मैराथन्स का। जो पहला पार्ट शुरू हो रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग्स का है। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो है वो 15 मार्क्स का आने वाला है। प्रीवियस वीडियो मैंने डाला था, बस उस वीडियो में साउंड नहीं था, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गया और मुझे ये लेक्चर्स लेना पड़ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग्स, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग्स। चलिए सर, सबसे पहले तो आप समझना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग्स क्या है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग्स कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग्स है। मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जो यूज किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। यूज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। क्यों यूज करता है? ताकि वो कैलकुलेशंस कर सके ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। कैलकुलेशंस कर सके कॉस्ट एंड प्रॉफिट, जो किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू दी कॉन्ट्रैक्ट। गॉट माय पॉइंट्स? और ये जो मेथड है ये ओनली अप्लाइड फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। किसके लिए अप्लाई करता है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए। और जो अदर कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसके जॉब कॉस्टिंग यूज करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, अदर कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिर्फ जॉब कॉस्टिंग यूज करते हैं। जब भी हम कॉस्ट एंड प्रॉफिट की कैलकुलेशंस करेंगे ना, तो कॉन्ट्रैक्टर इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएगा। यानी कि फॉर कैलकुलेशंस ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्टर प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर क्या प्रिपेयर करेगा? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करेगा। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट चल रहे हैं। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है यह पार्टीज इन कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज इन कॉन्ट्रैक्ट, देयर आर टू पार्टीज। फर्स्ट पार्टीज को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर, और सेकेंड पार्टी जो है इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टी। फर्स्ट पार्टी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर और सेकेंड पार्टी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर कौन है? कॉन्ट्रैक्टर इज द पर्सन, कॉन्ट्रैक्टर इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्टर एक ऐसा पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल है कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। कॉन्ट्रैक्टर इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करता है उसे हम कॉन्ट्रैक्टी बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्टी कौन है?
कॉन्ट्रैक्टरी वो पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट करने के लिए, और कॉन्ट्रैक्टरी किसको पेमेंट करता है? कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करता है। लिखेंगे कॉन्ट्रैक्टरी इज द पर्सन who is responsible for payment to the contractor as per contract। एज पर कॉन्ट्रैक्ट। ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? पेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए हम इसे कॉन्ट्रैक्टरी बोलते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमें इसमें देखो एक प्रमोटर या एक कॉन्ट्रैक्टर डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है, डिफरेंट साइट्स पे उसके काम चल रहे होते हैं, तो हर किसी का ना डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट नंबर होता है और उसके हिसाब से हमें कॉस्ट एंड प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है। इच कॉन्ट्रैक्ट का सेपरेट हमें कॉस्ट एंड प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो हम लिखते हैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऑफ फॉर द पीरियड ऑफ। इस तरीके का इसका फॉर्मेट होगा, पार्टिकुलर्स जितने भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड खर्चे होंगे जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इंक्रीज हो रहा होगा, वो सारे आइटम डेबिट साइड में रिप्रेजेंट करेंगे, और जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग डिक्रीज हो रहा होगा वो सारे आइटम क्रेडिट साइड में रिप्रेजेंट करेंगे। जो सबसे पहला आइटम आता है ये आता है मटेरियल्स का, तो टू मटेरियल्स। टू मटेरियल्स, एक तो जो मटेरियल हम डायरेक्टली परचेज करते हैं और दूसरा जो आपके जो स्टोर है वहां से साइट के लिए आप इशू करते हो, तो दोनों ही वजह से कॉस्ट जो आपका कॉन्ट्रैक्ट का है वो इंक्रीज करता है। तो लिखेंगे परचेज डायरेक्टली, परचेज डायरेक्टली। दूसरा इशू फ्रॉम स्टोर टू साइट। परचेज डायरेक्टली सेकेंड इशू फ्रॉम स्टोर टू साइट। टू साइट। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में हमें लेबर को और इंप्लॉय को वेजेस एंड सैलरी प्रोवाइड करना पड़ता है जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इससे भी ले लेंगे टू वेजेस एंड सैलरी। टू वेजेस एंड सैलरी। देन आफ्टर जो अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जैसे चार्जेबल एक्सपेंसेस वगैरह इन सबको भी हमें ले लेना है। टू अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन आफ्टर डेप्रिसिएशन जो चार्ज करते हैं प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर ये आ जाएगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। पॉइंट्स। इसके बाद जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में लगता है उसे भी हमें लेना पड़ेगा क्योंकि वो भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग्स को इंक्रीज करता है। तो लिखेंगे टू इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स।
टू इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स। नेक्स्ट, जो भी हेड ऑफिस का खर्चा है वो भी आ जाएगा, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस। apportioned, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस apportioned। नेक्स्ट हमारा कोई भी ऐसा खर्चा जो अनसर्टेन है, जो इन फ्यूचर्स होने वाला है, लाइक कंटिजेंट एक्सपेंसेस, वो भी हमें लेना पड़ता है। तो टू कंटिजेंट जो कि अनसर्टेन है, टू कंटिजेंट एक्सपेंसेस, टू कंटिजेंट एक्सपेंसेस। जो ऑफिस का खर्चा है साइट पे, उसे भी लेना पड़ेगा, टू साइट ऑफिस कॉस्ट। अब आप बोलोगे सर साइट ऑफिस कॉस्ट क्या होता है? भैया साइट ऑफिस कॉस्ट क्या होता है ये समझ लेना। जैसे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहां पर बगल में एक ऑफिस वगैरह बनाया जाता है, ताकि जो मैकेनिक्स, ये जो सुपरवाइजर्स हो और जो ऑफिसर्स हो, डायरेक्टर्स हो, वो वहां पर इंस्पेक्शन कर सके, चेक कर सके, देख सके, और बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह को भी वहां पर मेंटेन कर सके, खर्चे वगैरह को। नेक्स्ट खर्चा आता है एस्टेब्लिशमेंट चार्ज। इस्टेब्लिशमेंट चार्ज में आप सिर्फ उसी खर्चे को लीजिएगा। इस्टेब्लिशमेंट चार्ज में बहुत सारे खर्चे आते हैं, इनकॉर्पोरेशन वगैरह का भी आ सकता है, बट ये खर्चे जो कॉन्ट्रैक्ट में होगा सिर्फ उसी खर्चे को लेना है। नेक्स्ट, टू सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। देन आफ्टर, जो मटेरियल रिटर्न हो गया, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो मटेरियल्स क्या हो गया, रिटर्न, जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग डिक्रीज करेगा, उसे हम क्रेडिट साइड में लेंगे। तो बाय मटेरियल रिटर्न, जिस मटेरियल को आप सोल्ड करते हो उसको भी लेते हैं, क्योंकि इससे आपकी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग डिक्रीज करता है। बट मैं रिपीट कर रहा हूं, मटेरियल सोल्ड जो करते हैं ना, उसके रियलाइजेबल वैल्यू नहीं लेंगे। अगर बोल दिया रियलाइज हो गया है उसको नहीं लेंगे, और जो सोल्ड करता है ना, उसकी वैल्यू जो यहां पर कंसिडर्ड होगा वो सिर्फ कॉस्ट प्राइस में होगा। तो आप लिखेंगे बाय मटेरियल सोल्ड, ब्रैकेट में लिखिएगा कॉस्ट प्राइस, सिर्फ कॉस्ट प्राइस में। नेक्स्ट, बाय मटेरियल एट साइट, बाय मटेरियल एट साइट। मटेरियल एट साइट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक्स ऑफ मटेरियल है, याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक्स ऑफ मटेरियल्स। नेक्स्ट आपका, जब मटेरियल एक कॉन्ट्रैक्ट से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर होता है तो इसके लिए खर्चा जो है वो कम हो जाए, क्योंकि यहां से जो मटेरियल्स था वो ट्रांसफर हो गया दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में, तो उस कॉन्ट्रैक्ट का खर्चा बढ़ेगा, जिसकी वजह से कॉस्ट कम हो रहा है। तो लिखेंगे बाय मटेरियल ट्रांसफर टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट, बाय मटेरियल ट्रांसफर टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट। अब जो बैलेंस निकलेगा वो बैलेंस आपका क्रेडिट साइड में निकलेगा, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस होता है। हमें कॉस्ट कंसीडर करना है अप टू डेट तक, यानी अभी तक कितना खर्चा लगा है। तो हम लिखेंगे डेबिट साइड की जो टोटल करेंगे वो दोनों साइड टोटल में लिखेंगे, तो डेबिट बैलेंस निकलेगा, डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। तो हमारा जो खर्चा निकलेगा बैलेंसिंग फिगर के रूप में, ये हमारा वर्क कॉस्ट है, जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट। बाय कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट, हम इसे वर्क कॉस्ट बोलते हैं, बैलेंसिंग फिगर। तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे किसका? दूसरा पार्ट का। अब इसे हम ट्रांसफर कर देते हैं यहां पर
ताकि हम ये जान सके जो हमारा नोशनल प्रॉफिट यानी कि अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना आया है। टू कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट BD बाय WIP। इसमें हमारा 3 आइटम आएगा, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड और एस्केलेशन क्लॉज। एस्केलेशन क्लॉज। जो बैलेंस हमारा निकलेगा वो क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर तो हमारा नोशनल प्रॉफिट है, डेबिट बैलेंस है तो नोशनल लॉस है। नोशनल लॉस जितना निकलता है वो पूरा का पूरा PL में ट्रांसफर होता है, और नोशनल प्रॉफिट निकलता है उसके बाद हमें PL की फॉर्मूला पुट करके कैलकुलेशंस करना पड़ता है। तो ये आ जाएगा टू नोशनल प्रॉफिट। आप इसे अकाउंटिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हो, ये बैलेंसिंग फिगर है। अब फिर आप इसको यहां ट्रांसफर कर दीजिए बाय नोशनल प्रॉफिट BD, और आप ये निकाल लीजिए जो प्रॉफिट कितना आ रहा है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ता है जो मैं कुछ देर बाद आपको बताऊंगा। तो जो बैलेंसिंग फिगर निकलता है ये रिजर्व निकलता है या प्रोविजंस निकलता है। ये रिजर्व निकलता है या प्रोविजन निकलता है। अब हमने यहां पर एक वर्ड यूज किया, वर्क सर्टिफाइड। चलिए वर्क सर्टिफाइड का मतलब समझते हैं। वर्क सर्टिफाइड का मतलब क्या है? इन कॉन्ट्रैक्ट विच आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड। हम ये मान के चलते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लंबे समय तक चलेगा, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने में कई साल लग सकते हैं, मोर देन 1 ईयर, लाइक 2 साल भी लग सकता है, 2.5 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है। तो इट इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस दैट दी कॉन्ट्रैक्टर ऑब्टेन सर्टेन सम फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो क्या है, जितना खर्चा लग रहा है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा उसकी पैसे वो टाइम टू टाइम किससे लेगा? कॉन्ट्रैक्टी से लेगा। तो कॉन्ट्रैक्टी क्या करेगा, इसके लिए एक आर्किटेक्चर्स को अपॉइंट करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, आर्किटेक्चर या सर्वेयर को अपॉइंट करेगा जिसको वैल्यूअर बोलते हैं, और वो वैल्यूएशंस निकालेगा जो कितना परसेंट काम कंप्लीट हो गया है, और जितना परसेंट काम कंप्लीट होगा उसका एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करके देगा जिसमें ये बता दिया जाएगा जो कॉस्ट इतना है और इतनी इनकी प्रॉफिट है। तो जिसकी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करके देता है उसको वर्क सर्टिफाइड बोलते हैं। और वर्क अनसर्टिफाइड क्या है? काम कंप्लीट हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है बट उसकी सर्टिफिकेट नहीं मिला, यानी कि द वर्क ऑन विच कॉस्ट हैज बीन इनकर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर बट नॉट सर्टिफाइड बाय द वैल्यूअर। यानी जो भी खर्चा हुआ है वो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा वो इनकर्ड तो हुआ है लेकिन उसकी सर्टिफिकेट नहीं मिला है, यानी कि सर्वेयर ने उसकी सर्टिफिकेट नहीं दिया है, इज नोन एज वर्क अनसर्टिफाइड। तो ये जो है काम कंप्लीट हो चुका है बट इसकी सर्टिफिकेट नहीं मिला है, इसलिए इसको वर्क अनसर्टिफाइड बोलते हैं। और ये जो वर्क अनसर्टिफाइड है ना, ये सिर्फ कॉस्ट में शो होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, वर्क अनसर्टिफाइड सिर्फ कॉस्ट में शो होता है, और वर्क सर्टिफाइड जो है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों को लेकर के शो किया जाता है, यानी जो सर्टिफिकेट देगा। व्हाट माय पॉइंट्स? और वर्क अनसर्टिफाइड जो होता है वो कॉस्ट में सिर्फ शो होता है। नेक्स्ट है एस्केलेशन क्लॉज। तो एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है ये समझ लेना। दिस इज क्लॉज इंसर्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी, यानी कि सेफ गार्ड रखता है कॉन्ट्रैक्टर को। क्यों रखता है? एस्केलेशन क्लॉज क्या है? बोला जाता है अगर इन फ्यूचर मटेरियल या लेबर का खर्चा बढ़ जाता है तो वो पैसे किसको पे करने पड़ेंगे? वो पैसे पे करने पड़ेंगे, सर्टेन परसेंटेज पे करने पड़ेंगे हमारे कॉन्ट्रैक्टी को। तो ये लोग क्या करता है, जब कॉन्ट्रैक्ट का टेंडर देता है उसी वक्त एक सर्टेन परसेंटेज क्या कर देता है? पे कर देता है। क्लियर कि नहीं है?
क्योंकि ये एक सिंपल सा प्रोसेस होता है और ये तीनों का तीनों हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर नोशनल प्रॉफिट निकालने के लिए यूज करने पड़ेंगे, नोशनल प्रॉफिट निकालने के लिए यूज करने पड़ेंगे। ऐसे ही एक आता है रिटेंशन मनी। रिटेंशन मनी क्या है ये समझ लेना। ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स है जहां पर होल ऑफ द अमाउंट शो होता है जिसकी सर्टिफिकेट मिलता है। यानी कि जैसे अगर मैं बोलूं जो आपको 1 लाख रुपया का सर्टिफिकेट मिला है तो आपको 20% मान लो पेमेंट नहीं किया गया है, तो आपको पेमेंट कितना किया गया है, आपने कैश रिसीव किया है 80%। यानी जितने का सर्टिफिकेट है, अगर सर्टिफिकेट आपको 100% का है तो 20% आपका हो गया रिटेंशन मनी जो फेवरेबल पोजीशंस के लिए होता है। तो आपने जो कैश रिसीव किया, यानी आप कौन कॉन्ट्रैक्टर, वो 80% का कैश रिसीव किए, 100% में 20% जो है वो रिटेन कर दिया गया है कॉन्ट्रैक्टी के द्वारा। यानी कि वो बोल कॉन्ट्रैक्टी बोल रहा है ये पैसा हम कब देंगे, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद देंगे, इसलिए इसे रिटेंशन मनी बोलते हैं। अगर कुछ कंडीशंस रहता है, आपने काम सही से नहीं किया तो ये पैसे क्या हो जाएंगे, आपके कट जाएंगे सर। तो इस तरीके से कैलकुलेशंस करके निकाला जाता है। यानी कि बोलता है भैया 100% वर्क जो कंप्लीट हुआ है इसमें से 20% रिटेंशन मनी होंगे, यानी कि काम कंप्लीट होने के बाद मिलेगा, और 80% आप इसका कैश क्या करोगे, रिसीव करोगे। ये एक तरीका होता है। अच्छा, यहां तक तो हमने बात कर लिया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट टू बी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। यानी कि जो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर जो प्रॉफिट निकल के आया है वो प्रॉफिट कितना पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, यानी जहां पर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट टू बी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। यहां पर दो चीज है, एक है डिग्री ऑफ कंप्लीशन, कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ है उसके हिसाब से पीएल में कितना जाएगा, ट्रांसफर टू पीएल। अगर काम लेस देन 25% हुआ है तो आपका पीएल में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। मोर देन 25% अगर काम कंप्लीट हुआ है और लेस देन 50% तो पीएल में ट्रांसफर होगा 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। ये फॉर्मूला पुट करिएगा, जो निकल के आएगा उतना पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। 50% से ज्यादा और लेस देन 90% तो आपका ट्रांसफर होगा पीएल में 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड। अगर पूरा नोशनल लॉस है तो इंटायर लॉस ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, इंटायर लॉस ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। अब डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे निकलता है, यानी कि जो परसेंटेज आप निकाल रहे हो ये कैसे निकालोगे, डिग्री ऑफ कंप्लीशन, इसका फॉर्मूला है वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। ये फॉर्मूला पुट करने से हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन आ जाता है। ये फॉर्मूला पुट करने से हमारा क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ कंप्लीशन आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमें एक और कैलकुलेशन करना पड़ता है वर्क्स अनसर्टिफाइड अगर गिवन नहीं रहेगा तो। कैलकुलेशन ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ वर्क डन इनटू परसेंटेज ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। अब परसेंटेज ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कैसे निकलेगा,
इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ वर्क डन बाय द कॉन्ट्रैक्टर माइनस परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। यानी कि मान लो कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया, कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया 70% और सर्टिफिकेट मिला है 50%, तो 20% जो हो गया वो परसेंटेज ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड हुआ और उसको पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। आसानी से हम इसकी वैल्यू कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कंप्लीट कैलकुलेशन। और इसी हिसाब से अगर मान लीजिए आपको ये बनाना है, आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली कितना परसेंट कितना वर्क सर्टिफाइड है, अगर गिवन नहीं है तो वर्क सर्टिफाइड निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड इनटू 100। हालांकि ये मैं न्यूमेरिकल्स में बताऊंगा तो इसमें मैं बताना सही नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट है अगर हमारा डिग्री ऑफ कंप्लीशन 90% और मोर है, यानी कि 90% या उससे ज्यादा है, तो फॉर्मूला यूज करते हैं एस्टीमेटेड प्रॉफिट, एस्टीमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और इसको अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो दूसरा फॉर्मूला होगा एस्टीमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और एस्टीमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट डिवाइड बाय एस्टीमेटेड टोटल कॉस्ट, एस्टीमेटेड टोटल कॉस्ट। अब एस्टीमेटेड जो प्रॉफिट है वो कैसे निकलता है, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस टोटल एस्टीमेटेड कॉस्ट, तो हमारा एस्टीमेटेड प्रॉफिट निकल जाएगा। तो एस्टीमेटेड कॉस्ट कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट प्लस फर्दर कॉस्ट, फर्दर कॉस्ट, ये याद रखेंगे। इस तरीके से हम लोग पूरा का पूरा क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं। तो पहला जो हमारा था ये हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम मिलते हैं और इसका जो न्यूमेरिकल्स है हमारा उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।